Before we actually jump into Microsoft Excel to use these functions, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक के बारे में बताऊँ, रिकॉल करवाऊँ लॉजिक क्या होती है। अगर आपको याद हो तो ग्रेड 3 से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक जब आपके एग्जाम्स होते थे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते थे, मल्टीपल चॉइस के भी, ट्रू एंड फॉल्स के भी। ट्रू एंड फॉल्स के जो क्वेश्चन होते थे वो कुछ इस तरह से होते थे। फॉर एग्जांपल लिखा जाता था कि 2 + 1 = 5 और फिर आपको दो ऑप्शन दे दिए जाते कि या ट्रू पे क्लिक करें या फॉल्स पे क्लिक करें। फिर आप अपनी कैलकुलेशन यूज करते थे और आप बताते थे कि 2 + 1 तो मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से 3 आता है, जबकि यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स है, और फिर आप फॉल्स को चेक कर देते थे। ये आपकी मेथोडोलॉजी जो थी ये बिल्कुल ट्रू थी। यही मेथोडोलॉजी एक्सेल यूज करता है जब वो लॉजिक को एवेल्युएट कर रहा होता है, वो इस तरह की कंडीशंस को एवेल्युएट कर रहा होता है। लेकिन एक्सेल के पास चूंकि कैलकुलेटर नहीं होता, वो खुद एक कैलकुलेशन इंजन है, तो वो अपने मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। अब हमारा काम ये होता है कि हम एक्सेल को ये समझाएं कि हम क्या चाह रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक्सेल अपनी कैलकुलेशन गलत करे, लेकिन ये हो सकता है कि वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को गलत अंडरस्टैंड करे। उन गलत इंस्ट्रक्शन से बचने के लिए और एक्सेल को समझाने के लिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ, ये वीडियो हमने बनाई है और आपको इसमें हम ट्रू एंड फॉल्स कंडीशंस को एवेल्युएट करना सिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू एक्सेल। ओके, सो दिस इज अवर एग्जांपल फाइल। एक्सेल में हम पहुंच गए हैं। एग्जांपल फाइल के अंदर दो शीट्स हैं एज यूजुअल। एक शीट वो है जिसके अंदर हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और दूसरी वो शीट है जिसको हम प्रैक्टिस शीट कहते हैं। इसके अंदर आपने थोड़ा सा डाटा मुख्तलिफ है, लेकिन आपने काम वही करने हैं जो हम यहाँ पे करेंगे। ये प्रैक्टिस शीट के अंदर जब आप काम करें, काम करने के बाद जब आपके यहाँ पे रिजल्ट आ जाएं तो इनका स्क्रीनशॉट लेके हमारे फेसबुक पेज के ऊपर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पेस्ट करें, ताकि हमें पता चले कि आपने इसको ठीक तरीके से सॉल्व किया है या अभी कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हुई, लोगों को ना समझ आया, तो हम इसको दोबारा सॉल्व करके अपलोड भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू एग्जाम्पल सोल्यूशन। और हमें अब ये देखना है कि हमारे पास डाटा क्या है। डाटा ऐसे है कि आप समझें कि ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है और कॉलम सी है, और एक्चुअली भी कॉलम ए बी सी है। डाटा सेट ए है, डाटा सेट बी है, डाटा सेट सी है, और यहाँ पे हमें एक रिजल्ट लिखना है। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है इसको कहते हैं हम कि ये हमारा क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया से मुराद ये है कि एक कंडीशन दी हुई है और हमने कंडीशन लगा के देखना है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन फॉल्स है। सबसे पहले आप इसको वर्बली आंसर करें कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि A = B, इस रो में लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे देखना है इस रो में A 3 है और B 2 है, तो क्या ये सिचुएशन ट्रू है या फॉल्स है। ये सिचुएशन ऑफ कोर्स फॉल्स है क्योंकि 3 और 2 इक्वल नहीं है, लेकिन ये हम वर्बली कर रहे हैं। अगर हमें एक्सेल को बताना हो कि आपने जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है उसको कंपेयर करना है इसके साथ, और अगर वो दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे ट्रू लिख दो, अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स लिख दो। होगा क्या कि हम यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। सपोज आंसर में हम ये लिख सकते हैं कि ये फॉल्स है, लेकिन कल को हमारा डाटा चेंज होता है और हम यहाँ पे 3 कर देते हैं और 3 करते हैं, तो अब A = B है, लेकिन ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ। हम जब एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक डायनेमिक कैलकुलेशन मॉडल है, यानी इसमें जो रिजल्ट आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगा अगर आप इनपुट के अंदर कुछ चेंज करते हैं। लेकिन अभी मैंने इनपुट के अंदर चेंज किया है, तो ये 3 जो था अब 3 के इक्वल आ गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ। इसका मतलब है कि ये डायनामिक नहीं है। डायनामिक बनाने के लिए अभी हम इसको चेंज करते हैं और यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या लगाना है, हमने सिंपली = से स्टार्ट करना है फार्मूला, और हमने कहना है कि हमने यहाँ से देखना है कि क्या लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है A = B, तो हमने सबसे पहले A के पास जाना है। देखिए फार्मूला में अंडरस्टैंडिंग आपकी ये होनी चाहिए कि फार्मूला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। फार्मूला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हमने ये देखना है कि A = B है या नहीं है। तो हम पहले कहेंगे जी ये A है, एक्सेल साहब ये A है, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये B के बराबर है। अब मैं जब एक्सेल को कहूँगा कि ये इसके बराबर है, मैंने कह दिया उसको। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एक्सेल मुझे बताएगा कि जो चीज आपने मुझे बताई है वो दुरुस्त है या वो गलत है। तो एंटर प्रेस किया तो एक्सेल ने फॉल्स लिख दिया। डायनेमिक से मुराद ये है कि अब अगर आके मैं इसको 3 करता हूं तो रिजल्ट देखें ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, ट्रू हो गया। दूसरी एक एग्जांपल यहाँ पे है A = C, और अगर आपको ये साइन नहीं समझ आ रहे लेस देन और इक्वल टू
और ग्रेटर देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन जो है ये इनको कहते हैं हम कंपैरेटिव ऑपरेटर्स। और अगर आपने कंपैरेटिव ऑपरेटर्स वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज लेसन नंबर 5 है, उसको एक दफा विजिट कर लीजिए, आपको ये सारे ऑपरेटर समझ आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि a इज लेस देन c, तो सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू a। क्या है? a ये है, यानी इस रो में हम आ गए। साइन हमारा क्या है कि ये लेस देन है और पूछ क्या रहा है कि c से, तो अब आपने b नहीं करना, c के अंदर ये लिखा हुआ है। वो पूछ रहा है कि क्या 4 इज लेस देन 2 है। ऑफ कोर्स इसका आंसर फॉल्स है और एक्सेल भी उसको फॉल्स लिखेगा, लेकिन कल को अगर आप डाटा चेंज करके यहाँ पे 5 करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिजल्ट को अपडेट कर देगा, वो बताएगा कि अब ये चीज ट्रू है। ये एक सेम एग्जांपल है, इज इक्वल टू करके आपने लिखना है कि b इज ग्रेटर देन a और a ये है। अब आपने जब इसको लिखा तो आप खुद सोचे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। मेरे मैथमेटिकल नॉलेज के मुताबिक B5 जो है वो A5 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे उसको ट्रू लिखना चाहिए और मेरा मैथमेटिकल नॉलेज सही साबित हुआ। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो सिचुएशन, ये दो जो ब्लू बैकग्राउंड के साथ रोज हैं, इनके अंदर हम एक डिफरेंट टेक्निक डिस्कस करेंगे। इस टेक्निक को कहते हैं आर टेक्निक। आर से मुराद ये है जिसको उर्दू में या कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, ऑफिस से घर गए और आपने घर जाके आपको बड़ी भूख लगी हुई थी और आपको लगा कि अभी डिनर तो तैयार नहीं होगा या लंच तैयार नहीं होगा, तो आपने अपनी अम्मी को आवाज़ दी और उन्हें कहा कि अम्मी प्लीज़ मुझे एक एप्पल या एक बनाना दे दे। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो आप ये समझें कि आप उन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ मांग रहे हैं, यानी या तो जब आपने कहा एप्पल या बनाना तो उससे मुराद ये है कि अगर एप्पल है तो वो दे दें, नहीं तो बनाना दे दें, या उन दोनों भी हैं तो बेशक उनमें से कोई एक चीज़ मुझे दे दें। जब आप या का वर्ड यूज करते हैं तो उससे मुराद होता है कोई एक। अब एक्सेल में या का क्या मतलब होता है, यानी आर का क्या मतलब होता है? आर का मतलब ये होता है कि एक्सेल में आप दो कंडीशंस आपको दी गई हैं। अब दो कंडीशंस क्या हैं? अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो इसमें आप कंडीशन देखेंगे, मैंने आपके लिए पैरेंथेसिस लगा दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसको आप सबसे पहले प्रोनाउंस करें। इसको प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी आर सी, यानी ए जो है वो या बी से बड़ा है या सी से बड़ा है। इसकी स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन ये है कि ए जो है इधर बी से बड़ा है आर सी से बड़ा है, यानी दो कंडीशंस आ गई कि ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है। अब जब इन दो चीजों का रिजल्ट आएगा तो एक का रिजल्ट ट्रू आ सकता है, एक का फॉल्स आ सकता है, या दोनों का ट्रू आ सकता है या दोनों का फॉल्स आ सकता है। ये तीन सिचुएशंस बन सकती हैं। तीन सिचुएशंस को जब एक्सेल एवेल्युएट करता है और आपने आर लगाया हो तो कोई एक सिचुएशन भी तमाम सिचुएशंस में से ट्रू हो तो एक्सेल उसका आंसर ट्रू लिखेगा, यानी कोई एक चीज भी ठीक होगी तो एक्सेल कहेगा जी ये आपने जो सवाल पूछा है इसका आंसर ट्रू है। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो यहाँ पे दिया गया, और मैं आपको साथ में आर का फंक्शन भी यूज करना सिखाता हूँ। जब आर आपने करना हो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स एवेल्युएट करनी है और आर में करनी हो, यानी कि आप चाह रहे हो कि दोनों में से या तीनों में से या 10 सिचुएशंस भी हो सकती हैं, उनमें से कोई एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू लिखते हैं। अब कैसे स्टार्ट करना है फार्मूला को? अब जब एक से ज्यादा सिचुएशन आई तो या तो आप यहाँ पे आर लगाएंगे या एंड लगाएंगे। एंड हम नेक्स्ट वाली एग्जांपल में डिस्कस कर रहे हैं, आर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने लिखना है इज इक्वल टू ओ आर। जैसे ही आपने ओ आर लिखा तो ये देखें आपके पास ये आर का फंक्शन आ गया। जब एफ एक्स लिखा गया तो इसका मतलब है ये एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है। यहाँ पे आपने टैब प्रेस किया। अब वो आपसे जो आर्गुमेंट्स मांग रहा है वो कह रहा है कि लॉजिकल 1, यानी पहली लॉजिक बताओ कि क्या है। पहली लॉजिक ये है, अब आपने दोबारा इसको गौर से पढ़ना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपने इसको समझना है कि एक्चुअली मैं करना क्या चाह रहा हूँ। हम करना ये चाह रहे हैं कि हम दो सिचुएशन एवेल्युएट करना चाह रहे हैं, जिसमें से पहली सिचुएशन है कि a इज ग्रेटर देन b। तो हम यहाँ लिखते हैं a इज ग्रेटर देन b, ये b है, ये मेरी पहली सिचुएशन होगी। फिर वो कहता है कि अच्छा अब आप मुझे दूसरी या तीसरी या चौथी, ये देखिए लॉजिकल 2 आ गया यहाँ पे लॉजिकल 3 आ गया, और जब आप थर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और इस तरह ये आगे चलता रहेगा। दूसरी सिचुएशन मेरी ये है कि मैंने ये देखना है कि a इज ग्रेटर देन b तो हो गया मेरा।
दूसरा मैंने ये देखना है कि A इज ग्रेटर देन C, दूसरी सिचुएशन ये है। तो फिर मैं दोबारा A पे क्लिक करूंगा और कहूंगा कि ये जो है वो ग्रेटर देन C है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया तो A6 इज ग्रेटर देन C6 और ब्रैकेट को आपने क्लोज कर दिया या डायरेक्टली एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो उसने कहा कि ये ट्रू है। अब इसको एवेल्युएट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या मतलब है। पहली सिचुएशन थी कि A इज ग्रेटर देन B। अब A क्या है? 6 इज ग्रेटर देन 1। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है आपके ख्याल में? ये ट्रू है जी, ये ट्रू है क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 1 मींस ट्रू। फिर दूसरी सिचुएशन थी कि A इज ग्रेटर देन C, यानी 6 इज ग्रेटर देन 7। तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन फॉल्स है। 6 इज एक्चुअली नॉट ग्रेटर देन 7, इट्स लेस देन 7। तो एक आंसर इस R वाले फंक्शन में, ये जो पहला था A6 इज ग्रेटर देन B6, इसका आंसर आ गया ट्रू, इसका आंसर आ गया फॉल्स। जब इसका आंसर फॉल्स आ गया तो एक ट्रू एक फॉल्स। जब आपने R लगाया है तो ट्रू और फॉल्स आते रहे। इन सारी जो एवेल्यूएशंस है कोई एक भी ट्रू होगा इनमें से तो आंसर यहाँ पे ट्रू लिखा आएगा। ये तो ट्रू है। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा अगली एग्जांपल्स में जाके, लेकिन आर को आप यहाँ पे समझ लें। दूसरी सिचुएशन है एंड की। एंड जो है वो बिल्कुल सेम फार्मूला है, लेकिन एंड जो है वो आर से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर आप घर जाके अम्मी को कहें कि मुझे एक एप्पल और बनाना दे दें, तो इसका मतलब है कि आप दो चीजें मांग रहे हैं। आप एप्पल भी मांग रहे हैं और आप बनाना भी मांग रहे हैं, क्योंकि आपने दरमियान में एंड लगा दिया है। एप्पल एंड बनाना तो मींस दो चीजें। अगर एप्पल और बनाना कह रहे हैं तो एक चीज, अगर एप्पल एंड बनाना कह रहे हैं तो दो चीजें। इसको एक्सेल की लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करना है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और उन मल्टीपल कंडीशंस में से कोई एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। जब तक सारी सिचुएशन ट्रू नहीं है तब तक ये आंसर ट्रू नहीं आएगा। इसको अब यहाँ पे सेम मैंने नंबर्स रखे, ये सारे सेम नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट क्यों फॉल्स आएगा। यहाँ पे आपने देखा था कि इसका आंसर आया था ट्रू और दूसरी स्टेटमेंट का आंसर आया था फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स आ गया तो आर में तो कोई एक ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, और एंड में ये होगा कि कोई एक भी फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आएगा। कैसे? इसको फार्मूला को लगाते हैं, इज इक्वल टू एंड लिखते हैं। ए एन लिखा तो एंड पूरा लिखा गया, टैब प्रेस किया। वही दो कंडीशंस है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैं कहूंगा ए इज ग्रेटर देन बी। पहली सिचुएशन ये है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि ए इज ग्रेटर देन सी, एंड लगा के कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन और ये सी आ गया, ठीक है, C7। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो इसका आंसर फॉल्स आया। दोनों सेम डाटा है, ये दोनों में सेम डाटा है, इस रो के अंदर भी इस रो के अंदर भी। फर्क ये है कि यहाँ पे मैंने और लगाया, यहाँ पे मैंने एंड लगाया। एंड में एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स आएगा, आर में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर ट्रू आएगा। ये जो नेक्स्ट है ये मैंने थोड़ी सी वेरिएशन के साथ दिया, सिर्फ इसलिए बताया इन दो के अंदर कि आर भी लगाना है और एंड भी लगाना है, लेकिन ये बताया कि अगर प्रॉब्लम को ट्विस्ट करके कोई आपको बताता है फिर भी आपने उसको सबसे पहले अपना कॉमन सेंस यूज करके आपने ये देखना है कि आपसे इंफॉर्मेशन मांगी क्या जा रही है। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन यही मांगी जा रही है कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, आर सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। लगा भी देते हैं इज इक्वल टू आर, और पहली कंडीशन है a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। ये a है, a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये b है। दूसरी कंडीशन मेरे पास वो पूछ रहा है कि c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, तो ये c है, c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, और इसको एंटर प्रेस किया, उसने इसका आंसर ट्रू दे दिया। सपोज अगर मैं यहाँ इसको 5 कर देता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्यों फॉल्स आ गया? कि पहली सिचुएशन ये थी कि a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, तो अब ये जो a है इट्स नॉट ग्रेटर देन 5, यानी 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5, 1 इज नॉट इक्वल टू 5, तो दोनों सिचुएशंस में इसका आंसर फॉल्स आ गया। दूसरी कंडीशन ये थी कि c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, अब c जो है वो 4 है। अब सिचुएशन ये है कि 4 इज नीदर ग्रेटर देन 5 नॉर इक्वल टू 5, तो दोनों का आंसर फॉल्स आया, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूंगा तो इसका आंसर ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा? कि अब पहली कंडीशन तो फॉल्स है,
यानी a इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5, 1 इज नॉट इक्वल टू 5, तो पहली सिचुएशन का आंसर तो फॉल्स आ गया। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि c इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू b, तो c अब जब मैं 6 लिखूंगा तो ऑफ कोर्स वो b से बड़ा हो जाएगा। देखें अब उसने उसका आंसर ट्रू कर दिया, तो दूसरी सिचुएशन ट्रू होगी। चूंकि मैंने यहाँ पे आर लगाया हुआ था तो उसने कहा ओके दोनों में से एक सिचुएशन ट्रू है, इसलिए मैं इसका आंसर ट्रू लिख रहा हूं। ठीक है, सेम यही डाटा सपोज हम यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 6 कर देते हैं। इसी फार्मूला को मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे। अगर आपने इस सेल वाले फार्मूला को यहाँ कॉपी करना हो तो आप सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करें, कंट्रोल डी फॉर डाउन, तो वो डाउनवर्ड इसको पेस्ट कर देगा ऊपर वाले फार्मूला को। यहाँ पे सिंपली जहाँ आर लिखा हुआ था मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, या यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ आर लिखा हुआ है, आर की जगह मैं अब एंड लिख देता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ। बाकी तो सारे मेरे आर्गुमेंट्स वही हैं, बाहर सिर्फ एंड की जगह आर की जगह मैंने एंड लगा दिया है। अब वो उसको फॉल्स कर रहा है। अब क्यों फॉल्स कर रहा है? वो कह रहा है कि ये तो फॉल्स थी, ये ट्रू थी, लेकिन जब आप ट्रू एंड फॉल्स दोनों यहाँ पे मौजूद हैं और बाहर आपने एंड लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे फॉल्स लिखना है। कोई एक भी फॉल्स होगा तो मैं यहाँ पे आंसर फॉल्स लिखूंगा। नेक्स्ट चीज है कि मल्टीपल क्राइटेरियाज। मल्टीपल क्राइटेरियाज क्या है कि अब इसको आप पढ़ें। पहले सबसे पहली चीज जो इसके अंदर लिखा हुआ है कि b इज इक्वल टू a है या c एंड a आर ग्रेटर देन b। तो दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया आपने ये चेक करना है कि b इज इक्वल टू a है, या फिर दूसरा क्राइटेरिया चेक करना है कि c और a दोनों b से बड़े। एंड आ गया ना चूंकि, तो c और a b से बड़े हैं। अब इस तरह की सिचुएशन फाइनेंशियल मॉडलिंग में बहुत ज्यादा आती है, डेटा एनालिटिक्स में भी बहुत ज्यादा आती है। और यहाँ पे हम ये है बहुत आसान, सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब इस चीज को गहराई में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ना वो अंदर से एक सर्कुलर मोशन शुरू हो जाता है सेल्स का कि यार ये पता नहीं क्या इतना जो कम्प्लेक्स किस्म का प्रॉब्लम मेरे सामने आ गया। एक्चुअली कम्प्लेक्स नहीं होता, इसको आपने तोड़ना है। तोड़ना कैसे है कि आपने ये देखना है कि ये जो दरमियान में मेरे पास चीज आ रही है ये क्या है, जो दो सिचुएशन को कंपेयर कर रही है। एक सिचुएशन है b इज इक्वल टू a, दूसरी सिचुएशन है c एंड a इज ग्रेटर देन b, लेकिन इनके दरमियान में r आ रहा है। तो अब हम फंक्शन शुरू करेंगे इज इक्वल टू r से, क्योंकि हमने दो सिचुएशन एवेल्युएट करनी है, एक ये और दरमियान में r आ रहा है। तो हमने जो दरमियान में चीज आ रही होती है उससे फंक्शन स्टार्ट करना है। r लिखा और पहली सिचुएशन को एवेल्युएट करें। पहली सिचुएशन क्या है? b इज इक्वल टू a, तो मैं यहाँ लिखता हूँ b इज इक्वल टू a। ये तो मेरा पहला काम हो गया। फिर मैं कॉमा प्रेस करता हूं। अब मेरी दूसरी लॉजिक क्या है? दूसरी लॉजिक जो मेरी है वो अब यहां से आगे शुरू हो रही है, c एंड a आर ग्रेटर देन b। अब चूंकि यहाँ पे एंड आ गया तो मैं इस और के अंदर एक एंड भी लगा सकता हूं दोबारा। अब मैं कह रहा हूं कि अब मैंने ये वाला पार्ट जो इस तरफ है ये सॉल्व करना है, पिछले को भूल जाएंगे, वो आपने कर लिया। एंड में वो कह रहा है कि c इज ग्रेटर देन a, तो c जो है वो ये है। मैंने लेफ्ट एरो की से मैं यहाँ चला गया हूँ क्योंकि वैसे मुझे वो सेल नजर नहीं आ रहा था। c एंड a, c इज ग्रेटर देन b, तो अब मैं लिखता हूँ c इज ग्रेटर देन, और ये b है। ठीक है, एंड के अंदर दो कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि a इज ग्रेटर देन b, तो अब मैं कहूंगा a इज ग्रेटर देन b। अब मैं फिर एरो की से चला जाता हूँ, यहां में गया तो c आ गया। ये आपको ये मूविंग डॉट्स नजर आ रहे हैं, मूविंग डैशेस नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त c सेल सिलेक्टेड है और यहाँ पे लिखा भी आ गया C10, तो मैंने एक्चुअली B10 में जाना, मैं एक और लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पर आ गया। अब मैंने एंड क्लोज कर दिया। अब अगर आप देखें तो R से फार्मूला स्टार्ट हुआ, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी जो कंडीशन थी उसके अंदर फिर मल्टीपल क्राइटेरिया था, तो मैंने यहाँ पे एंड का फंक्शन लगा के वो सॉल्व कर लिया और इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ट्रू, इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के कम्प्लेक्स फार्मूला को जब आप अपने माइंड के अंदर नहीं कैलकुलेट कर सकते, माइंड मैपिंग नहीं कर सकते, तो एक्सेल आपको इसको समझाने के लिए एक टूल रखा हुआ है। अगर आप फार्मूला की टैब में चले जाएं, यहाँ पे फार्मूला ऑडिटिंग जो लिखी हुई है इसके अंदर एक चीज होती है एवेल्युएट फार्मूला। इसको आप क्लिक करें और इसको क्लिक करके आप यहाँ पे सामने रख लें। जो फार्मूला आपने लिखा है ना वो सारे का सारा यहाँ पे लिखा आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें कि इसके अंदर कौन सी चीज अंडरलाइन है। अंडरलाइन चीज इस वक्त B10 है,
तो आप देखें ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो उसने कहा अच्छा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे B10 की वैल्यू लेके आता हूँ। तो आप एक दफ़ा एवेल्युएट प्रेस करेंगे तो B10 में जो वैल्यू है वो यहाँ लिखी आ जाएगी 3। ये वो तरीका है जिससे एक्सेल एक्चुअली कैलकुलेशंस कर रहा होता है। तो उसने कहा ये 3, फिर उसने देखें नेक्स्ट क्या चीज़ अंडरलाइन की, अब उसने कहा A10, आप कहेंगे एवेल्युएट, वो कहता है A10 में भी 3 लिखा हुआ है। तो अब आप इसको देखें 3 इज इक्वल टू 3, क्या इसका आंसर ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए। अब आप देखें तो अंडरलाइन उसने इसको किया। अंडरलाइन से मुराद ये है कि व्हाट स्टेप एक्सेल इज गोइंग टू एवेल्युएट नाउ। तो 3 इज इक्वल टू 3 का आंसर ऑफ कोर्स एक्सेल ट्रू देगा, ये उसने ट्रू लिख दिया। फिर वो कहता है ओके दिस इज डन, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है कि आपने एंड का फार्मूला एंटर किया और यहाँ पे आपने लिखा C10। तो चले C10 की वैल्यू लेके आते हैं। C10 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे ये है यानी 1 है, वो यहाँ पे 1 लिख देगा। ये देखिए 1 इज ग्रेटर देन B10 और B10 को अंडरलाइन कर दिया। इसको प्रेस करेंगे जब एवेल्युएट करेंगे तो उसने उसकी वैल्यू लिख दी। B10 में ऑफ कोर्स 3 था तो उसने कहा 1 इज ग्रेटर देन 3 और इसको अंडरलाइन कर दिया। अब जब इसको एवेल्युएट करेगा तो वो कहेगा ऑफ कोर्स 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3 सो आई एम गोइंग टू राइट फॉल्स हियर। तो उसने फॉल्स लिख दिया यहाँ पे। फिर वो कह रहा है कि अच्छा एंड के अंदर दूसरी कंडीशन आपकी ये थी कि A10 इज ग्रेटर देन B10। तो चले पहले A10 की वैल्यू लेके आते हैं। वो यहां से उठा के ये वाली वैल्यू उसने वहां लिख दी 3। फिर वो कहता है कि आप B10 की वैल्यू लेके आते हैं। B10 की वैल्यू भी है 3, इसको भी इवैल्यूएट किया। अब आप देखें कि ये 3 इज ग्रेटर देन 3, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। चूंकि हम अपने ब्रेन के साथ सोच के भी ये बता सकते हैं कि 3 इज इक्वल टू 3 नॉट ग्रेटर देन 3। तो एक्सेल भी वही थॉट प्रोसेस यूज करते हुए बताएगा कि ये फॉल्स है। तो उसने कहा जब आपके एंड के अंदर 2 फॉल्स आ गए हैं, अगर बेशक यहाँ पे एक ट्रू भी होता लेकिन एक फॉल्स होता, चूंकि यहाँ आपने एंड लिखा हुआ तो मैं इसका आंसर फॉल्स लिखता। जब आपने अब वो इस सारे को एवेल्युएट कर रहे एंड वाली पूरी सिचुएशन को, इसको अंडरलाइन किया हुआ है, तो इस जब एंड लिखा हुआ है तो और अंदर फॉल्स एक भी आ गया तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो उसने उसको फॉल्स लिख दिया। अब वो वापस आ गया मेन स्टेटमेंट के ऊपर आर पे, क्योंकि उसको सारी एवेल्युएशन मिल गई। आर में एक स्टेटमेंट आ रही है ट्रू और एक आ रही है फॉल्स। अब जब आपको पहले भी बताया कि जब आर आप यूज कर रहे हैं तो कोई एक सिचुएशन भी ट्रू होगी तो उसका आंसर ट्रू आएगा। अब जब आप एवेल्युएट प्रेस करेंगे तो वो ये कहेगा कि अच्छा चूंकि यहाँ आर लिखा हुआ है, यहाँ अंदर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो मेरा पर्पस पूरा हो गया। अंदर एक भी ट्रू होगा तो मैंने ट्रू लिखना है। अब एवेल्युएट प्रेस करेंगे तो वो उसको ट्रू लिख देगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे ट्रू होगी। ये वाली जो एग्जांपल है ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हम स्टार्ट एंड से ले रहे हैं और जो दूसरा क्राइटेरिया है वहां पे हम आर लिख रहे हैं। तो इसको भी मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इज इक्वल टू, अब चूंकि दरमियान में एंड है तो हम फार्मूला एंड से स्टार्ट करेंगे। एंड में पहली सिचुएशन है बी इज इक्वल टू ए। ये सिचुएशन ट्रू है, मुझे पता है, वैसे 3 इज इक्वल टू 3 है। दूसरी सिचुएशन ये है, अब दूसरी सिचुएशन अब हम यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, चूंकि हमने एंड से स्टार्ट किया, ये पहली सिचुएशन डाल ली। दूसरी सिचुएशन ये, अब दूसरी सिचुएशन में आर आ रहा है तो अब हम आर यहां से स्टार्ट करेंगे, टैप प्रेस करेंगे। उसमें वो कह रहा है कि सी इज ग्रेटर देन बी। ये देखें सी इज ग्रेटर देन बी। फिर दूसरी सिचुएशन है ए इज ग्रेटर देन बी। तो पहले सी इज ग्रेटर देन बी करते, तो एक एरो की प्रेस की तो मैं सी में आ गया। सी इज ग्रेटर देन बी, ये बी आ गया। और आर के अंदर दूसरी सिचुएशन जो है वो ये है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये बी आ गया। और इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, इसका आंसर आ गया फॉल्स। मैं फिर एवेल्युएट फार्मूला से ये आपको दिखाता हूँ। बाकी स्टेप तो आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन जैसे उसने पहले वैल्यूज लेके आया ऐसे लेके आएगा। ये 1 में 3 है, ये पहली सिचुएशन ट्रू आ गई, पिछले केस में भी ट्रू थी, यहाँ भी ट्रू है। रिजल्ट सारे वही सेम आएंगे, लेकिन जब आप यहां पे पहुंचेंगे, यहां से मैं आगे आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए आर में कोई एक भी ट्रू हो तो वो उसको ट्रू लिख देता है, लेकिन इस केस में आर में भी दोनों फॉल्स हैं, तो इसलिए आर का आंसर फॉल्स आएगा। लेकिन ये पहले का आंसर ट्रू था, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि एंड जो है वो एक भी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स लिखेगा। इसके अंदर एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो जब हम इसको एवेल्युएट करेंगे तो इसका आंसर वो फॉल्स लिख देगा। मुझे अंदाजा है कि ये काफी
मुश्किल काम है इसको समझना, लेकिन इसको एब्जॉर्ब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी लॉजिकल फंक्शंस इसके बाद आ रहे हैं वो लॉजिकल फंक्शंस जब तक आपको ये बैक एंड की वर्किंग समझ नहीं होगी वो कभी भी आप उनके ऊपर अबूर नहीं हासिल कर सकते, उसको समझ नहीं सकते, उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, प्रैक्टिस करें और इसको दोबारा से जो है वो प्रैक्टिस शीट के अंदर सॉल्व करके मुझे दिखाएं कि यहाँ पे आपके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस एरिया का स्क्रीनशॉट लेके आप शेयर करें, और स्क्रीनशॉट कैसे लेना है वो भी बता दूं। जब आप जिस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना है ऐसे उसको सेलेक्ट करें, जितने एरिया का, होम की टैब पे जाएं, यहाँ कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी के नीचे एक और चीज़ है, यहाँ पे क्लिक करें, कॉपी एज पिक्चर करें और एज शोन ऑन स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ पे आप कंट्रोल वी प्रेस कर लें तो ये उसकी पिक्चर बन गई। तो सेव एज कर लें, सेव एज पिक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सेव एज पिक्चर है, इसको आप कहीं भी जाके सेव कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इफ़ का फंक्शन पढ़ेंगे। इफ़ के फंक्शन के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे बताएं, मैं ये एक्सरसाइज दोबारा से आपके लिए सॉल्व कर सकता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।